अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। होप्स हो कि आप इसके रिव्यू लेक्चर ले चुके हैं, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए कोई परेशानी नहीं होंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू 1, NPR equals to where n greater than 0 r greater than 0, n factorial over r factorial, n factorial over n minus r factorial, n minus r factorial over r factorial, n factorial over r factorial into n minus r factorial। तो ये असल में क्या है, ये आपके पास परम्यूटेशंस है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आपने अरेंजमेंट्स बनानी हो, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी बनेंगी, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और आपने उनको अरेंज करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी बनती है, n फैक्टोरियल बनती है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स n है, लेकिन हमने तमाम के तमाम यूज नहीं करने, बल्कि आपने r ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए अरेंजमेंट्स बनानी है। तो कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी पॉसिबल होंगी, तो उसको अरेंज तो आप किस तरह से देख सकते हैं। आप क्या करें, आज क्योंकि आपने r ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, इनमें से r आप बॉक्सेस बना लें या स्पेसेस बना लें। उसके बाद आप इनको अरेंज करें, जो है फिल करें ऑब्जेक्ट्स की मदद से। अब आप देखिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। n में से आप यहाँ पे जिस मर्जी ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास n वेज हैं। अब जब आप सेकंड बॉक्स पे आएंगे, तो इसको फिल करने के आपके पास क्योंकि आप यहाँ जब फर्स्ट बॉक्स को फिल कर चुके होंगे, तो आपके पास n की बजाय n माइनस वन ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं n माइनस वन बॉक्स ऑब्जेक्ट्स की मदद से। इसका मतलब आपके पास इस बॉक्स को फिल करने के जो वेज हैं वो n माइनस वन वेज है। इसी तरह जब आप थर्ड बॉक्स पे पहुंचेंगे, तो क्योंकि आपने एक यहाँ पे मजीद ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया होगा, तो यहाँ आपके पास n माइनस टू ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे। और इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के जो वेज होंगे वो भी n माइनस टू होंगे। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं। जब आप इस बॉक्स पे पहुंचेंगे जो कि 8th पोजीशन का है, तो इस पे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसको फिल करने के। देखिए आप यहाँ से देखें, जब आपके पास फर्स्ट बॉक्स था तो n वेज थे, सेकंड बॉक्स पे आपके पास n माइनस वन, यानी कि बॉक्स सेकंड है, लेकिन आपने यहाँ जो n में से माइनस किया वो एक कम है, ठीक है। इसी तरह थर्ड बॉक्स पे आपने n में से 2 को माइनस किया, यानी 3 से एक कम। तो इसी तरह जब आप 8th पोजीशन पहुंचेंगे, तो आपने यहाँ जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो आप क्या करेंगे, n में से कम करेंगे, r में से एक कम, क्योंकि 8th पोजीशन तो r में से एक कम नंबर आप n में से माइनस करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इस बॉक्स को फिल करने के। इसी तरह आप इनके लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस, यहाँ आपके पास आ जाएगा n माइनस आर माइनस टू, और इसी तरह आपको सो। तो ये मेरे पास इन तमाम बॉक्सेस को फिल करने के वेज हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इन सबके नंबर ऑफ वेज का प्रोडक्ट ले लें। तो प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, अप टू सो ऑन। यहाँ आ जाएगा n माइनस आर माइनस टू, n माइनस r माइनस वन। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए टू अरेंज r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। अब आप देखिए, हमें तो फैक्टोरियल की फॉर्म में चाहिए, हम फैक्टोरियल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप फैक्टोरियल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर n, इसके फैक्टोरियल को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू सो ऑन, n माइनस आर माइनस टू, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर देना है, n माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास n का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स अगर आपने यूज करते हुए अरेंजमेंट्स बनानी है, तो वो टोटल कितनी बनेगी, वो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल बनेगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखें, 5 persons कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज। 5 persons है, उनको हमने एक राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है, तो कितने ऐसे वेज होंगे जिनमें हम उनको बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आप उनको एक लाइन में अरेंज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी बनती है, n फैक्टोरियल बनती है। लेकिन जब आप इन्हीं n ऑब्जेक्ट्स को
एक लाइन में अरेंज करने के बजाय एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी बनती है, वो आपके पास n-1 फैक्टोरियल बनती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब आप लाइन पे अरेंज करते हैं तो उसमें आपके पास रोटेशन से फर्क पड़ता है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं। लेकिन जब उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप सर्कल में अरेंज करते हैं तो आपके पास रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं बनती, बल्कि आपके पास सेम अरेंजमेंट्स बनती है। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स फाइंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद उन तमाम लीनियर अरेंजमेंट्स को आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन पे डिवाइड कर देते हैं। हर परम्यूटेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हमें n रोटेशंस मिलती हैं जो कि सेम अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट नहीं होती। इसलिए हम टोटल लीनियर परम्यूटेशंस को रोटेशंस पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास वो सर्कुलर परम्यूटेशंस आ जाती हैं जो डिस्टिंक्ट होती हैं। अब यहाँ आपके पास देखिए, इसको सॉल्व कर लें, n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे आपके पास n यहाँ पे पड़ा हुआ है, n को n से कैंसिल किया तो आपके पास n-1 फैक्टोरियल आ गया। यानी कि आपके पास टोटल जो सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे वो आपके पास कितनी बनती है, वो n-1 फैक्टोरियल बनती है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 5% है, इसका मतलब n की तादाद आपके पास यहाँ पे 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितनी बनेगी, क्योंकि राउंड टेबल है तो ये एक सर्कुलर परम्यूटेशन बननी है, तो वो आपके पास 5-1 फैक्टोरियल होंगी, यानी आपके पास 4 फैक्टोरियल जो है टोटल अरेंजमेंट्स होंगी इन 5% के राउंड टेबल के। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 24। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है और देख सकते हैं हम इसीलिए सॉल्व करके कि इक्वल किसके आएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली भी देख लेंगे शॉर्टली कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। NCR प्लस NCR-1, इसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NCR अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन करते हैं कि ऊपर आपके पास यहाँ जो भी जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका फैक्टोरियल ओवर नीचे R फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, n में से माइनस करना होता है, n-R और उसका फैक्टोरियल। अब इसी को आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल प्लस यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, फिर इसका फैक्टोरियल लेना होता है R-1 फैक्टोरियल, और फिर हमने n में से इसको माइनस भी करना है, यह आ जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं n फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आप इसको कॉमन ले लें। जब आपने कॉमन लेना है तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा R-1 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं n-R माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखिए n फैक्टोरियल, इनमें से हम किसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो बड़ा है उसके फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें। यहाँ r फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ R-1, तो आप r के फैक्टोरियल को एक R-1 तक एक्सपेंड कर लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा r इंटू R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और n-R फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें। क्यों एज इट इज, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये बड़ा है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर इसमें मौजूद है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास R-1 फैक्टोरियल एज इट इज। इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास n-R+1 इंटू n-R फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक कम करना होता है, -1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल होकर आपके पास यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा। यहीं तक काफी है, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर यहाँ मौजूद है, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। अब देखिए कॉमन क्या आया, n फैक्टोरियल ओवर, यहाँ R-1 फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले लें, R-1 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद n-R फैक्टोरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ भी, इसको भी कॉमन ले लें, n-R फैक्टोरियल। अंदर अब आपके पास क्या बचा, यहाँ देखिए R-1 भी बाहर चला गया, n-R फैक्टोरियल भी, तो यहाँ तो सिंपली 1/r बचा, और यहाँ देखें R-1 भी चला गया है और n-R, बचा कौन, ये वाला 1 ओवर n-R+1, ये हमारे पास बचा है। अब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल एज इट इज R-1 फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, एलसीएम आपके पास आएगा r इंटू n-R+1, और यहाँ आ जाएगा n-R+1 प्लस r। ठीक है, इसके बाद ये -r और प्लस r कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा n फैक्टोरियल, और यहाँ से इधर से क्या बचा n+1, इसको लिख लें, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल लिखें, n माइनस आर फैक्टोरियल ये वाला, इसके बाद ये r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब आप देख सकते हैं ऊपर n प्लस वन पड़े, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये कंप्लीट हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल। और नीचे देखें r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या बन गया r फैक्टोरियल। इसी तरह n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल है, ये आपके पास n प्लस वन सी आर के इक्वल है। कैसे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इसका फैक्टोरियल लिखना है, मौजूद है, फिर आप इसका फैक्टोरियल, ये मौजूद है, फिर आपने इसमें से इसको माइनस करके फैक्टोरियल लिखना होता है। तो देखें एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन प्लस वन सी आर। तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर वो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन बी, एन प्लस वन सी आर। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, आपने इसको याद रखना किस तरह से, हमारे पास था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। अब आप देखें जब आपके पास इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाए, अगर ऊपर ये दोनों आपके पास सेम है तो ये इसमें आपने क्या करना होता है, प्लस वन करना होता है। ऊपर वाले में प्लस वन करना है और नीचे वाले में से जो बड़ा है वो आपने लिखना होता है। आर और आर माइनस वन में से बड़ा कौन है, आर, तो ये लिख लिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 इज, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू 4 है। फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 इज 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 6 factorial over 3 factorial or 0 factorial. Sorry, 6 factorial, 3 factorial. 6, 6 by 4 ये गिवन है। अब हमें अगर इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो आप देखें 6 का फैक्टोरियल मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ तो कब कंप्लीट होगा, जब आपके पास यहाँ 3 भी मौजूद हो, 2 और 1। यानी हमें ये आपके पास ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर हमने इसको यूज करना है तो हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 2 1। और असल में ये है क्या, 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमने 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये ऐसा करने से आपके पास देखिए ऊपर 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। सो हमारे पास सिंपली जो इसका आंसर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस 2। सबसे पहले तो आप देखिए नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनको, ऑप्शंस को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल का आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। सो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचती है जो कि 1 है। अब हम देख लेते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। फैक्टोरियल को जो हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए n के लिए, n फैक्टोरियल इक्वल होता है, आपको पता है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसी रिजल्ट की मदद से हम 0 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट करते हैं इसमें आप n इक्वल्स टू वन। जब आप n इक्वल्स टू वन रखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू वन माइनस वन फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू वन माइनस वन, 1 माइनस वन करने से ये क्या आया, 0, 0 फैक्टोरियल। यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी जो कि आपके पास क्या है, 1। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है with the usual notation NCR equals to NCR R minus N, NCR NC N minus R N minus R C N। देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, NCR अगर आपके पास हो N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इसी को अगर आप रीअरेंज कर दें, रीअरेंज किस तरह से, N फैक्टोरियल ऐसे रहने दें, N माइनस R फैक्टोरियल पहले लिख लें और R फैक्टोरियल आप बाद में लिख लें, कोई फर्क तो इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखा जा सकता है। उसके बाद देखें, अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास आर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक स्टेप फर्दर कर लेते हैं, इसमें एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर को लिखा जा सकता है एन माइनस
n माइनस आर फैक्टोरियल। देखें कैसे लिखा मैंने, n माइनस एन करेंगे, ये अब n और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर, तो यहाँ से r फैक्टोरियल ही बचना है, तो आप n r के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप देखें ये किसका, लेकिन ऐसा करने से अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किसका बन गया, ऊपर n फैक्टोरियल है तो ऊपर n आ जाएगा c, और नीचे यहाँ देखिए किसका फैक्टोरियल है, n माइनस आर का फैक्टोरियल है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन सी एन माइनस आर। हमने एन सी आर को यूज किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आर था इसको हमने लिखा एन माइनस आर लिखा जा सकता है, वी हैव चेक्ड। उसके बाद आप देखिए ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन सी एन माइनस आर। इसके मुताबिक अगर आप इसको देखना चाहें, ऊपर एन फैक्टोरियल आना चाहिए था, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर आना चाहिए था, तो ये यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब आपके पास एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ऑप्शन सी होगा। इसको आपने याद रखना है, आगे जाके हमने क्वेश्चंस में इसको जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 6p1 इज 18 12 60। तो एनपीआर हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एनपीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करें, आप यहाँ देख सकते हैं एन के एन इक्वल्स टू 6 है, आर इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1, ये वैल्यूज इसमें रखते हैं, तो आपके पास 6p1 इक्वल्स टू आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 6 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और नीचे 5 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, 5 फैक्टोरियल 5 से कैंसिल, तो आपके पास कितना आंसर आया 6। सो जो 6p1 होता है वो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड करना है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। फैक्टोरियल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टार्ट करें मैं वहां से, उसके बाद एक एक नंबर कम करते हुए लिखते जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 तक हमने जाना होता है, तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने का 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 इंटू 2 120, और 120 को 1 से करेंगे तो आपके पास 120, यानी 5 फैक्टोरियल आपके पास फिर कितना बना 120। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एमसीक्यू नंबर 9, एनसीआर आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू। एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये एमसीक्यू है, इससे हमें रिलेशन पता चलेगा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में, तो इसको हम फाइंड करते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप देखिए कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू एनसीआर, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और आपको पता है जो परमुटेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स हों उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हमें परमुटेशन फाइंड करते हैं हम, तो वो किसके इक्वल होती है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देखें इसमें से ये जो इतना ये वाला आपके पास यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, ये सारा क्या है, ये एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन भी आ रहा है, तो यहाँ आप देखें इसमें पुट करें तो आपके पास एन सी आर किसके इक्वल आ जाएगा, या आपके पास आ जाएगा यहाँ देखिए ये वाला, या आपके पास एन पी आर है और नीचे आर फैक्टोरियल ऐसे इट आ जाएगा। अब ये जो आर फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो आपके पास आर फैक्टोरियल एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर आ जाएगा, यानी कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स अगर हो उनमें से आर को यूज करते हुए आपने परमुटेशंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हो तो वो इक्वल होती हैं आर फैक्टोरियल एन सी आर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया परमुटेशंस का और कॉम्बिनेशंस का। इन जनरल इसका मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं वो परमुटेशन से कम होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से उनकी तादाद कम होती है, लेकिन जब आप आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ तो वो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के इक्वल ही आ जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एन सी आर आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन पी आर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें हम सी 10, if NCR equals to NCQ, which of the following must be true? R plus Q equals to N, R minus Q equals to N, R is not equals to Q और Q equals to 0। तो इसे आप देख सकते हैं, देखें अभी हमने जो पिछले एमसीक्यू के उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, NCR equals to
एन सी एन माइनस आर। ठीक है, उसी को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे कि इसमें हमें क्या वैल्यू मिलेगी एन की। रिजल्ट था एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। अब यहाँ जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ गिवन है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी क्यू। अब आप देखिए यहाँ ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर, और इसको एज इट इज रहने दें एन सी क्यू। अब आप देखिए ये दोनों ये सेम, अब यहाँ से इसका मतलब इसको भी सेम होना चाहिए, तब भी इनके कॉम्बिनेशन इक्वल आएंगे। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर इक्वल्स टू क्यू। दोबारा देखिए किया क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल थी, अगर आपके पास ये वैल्यू सेम है तो फिर नीचे वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ताकि इनके कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल आए। तो इसका मतलब एन माइनस आर इक्वल क्यू आ गया, और यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू फाइंड करें तो आर यहाँ माइनस इधर जाके आपके पास ऐड हो जाएगा क्यू प्लस आर, या फिर आप आर प्लस क्यू उसको लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा एन इक्वल्स टू आर प्लस क्यू, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, if np2 equals to 30 then n is equal to जी। जी नेक्स्ट एमसीक्यू 11, if np2 equals to 3 then n is equal to 6 3 4 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। np2 equals to 3 आपके पास गिवन है, परम्यूटेशन का फार्मूला यूज करें n फैक्टोरियल आ जाएगा। जी np2 equals to 30 है, इसको हमने सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। परम्यूटेशन का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30। इसके बाद आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर दें n फैक्टोरियल को, n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। यही तक हम क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि हम कैंसिल कर सकें, इक्वल्स टू आपके पास 30 आ जाएगा। n माइनस टू फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 30 पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपके पास n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 30। ठीक है, इस 30 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास n स्क्वायर माइनस n और यहाँ माइनस 30 हो जाएगा आपके इक्वल्स टू 0। अब आप देखें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसकी, फैक्टराइजेशन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें इनमें से n को कॉमन लिया, n माइनस 6 प्लस यहाँ से 5 को कॉमन लिया, यहाँ से 5 को कॉमन लिया, n माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी आपके पास फैक्टर बने n माइनस 6 और n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब आप n माइनस 6 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो n इक्वल्स टू 6, और यहाँ से आपको n की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी। अब आप ये देखें कि हमने कहा था कि हम परम्यूटेशन डिफाइन कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव के लिए वो डिफाइन नहीं होता। फिर n की जो वैल्यू है वो माइनस 5 तो नहीं हो सकती, तो फिर n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n की वैल्यू 6 होगी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो n इक्वल्स टू 6 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, if NCR is equal to NCR is equal to, ये हमें सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताना है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट MCQ 13, 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, और इसी पे आप इसको देखें किस तरह से हमने करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आप ओपन करें तो 3 2 1 तक जाना होता है, और नीचे 0 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 1 होता है। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6 को अगर 1 पे डिवाइड भी करें तो आपके पास 6 ही आ जाता है। यानी आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इफ NC5 इक्वल्स टू NC4 देन n इज। अब ये देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, उसको यूज करते हुए इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। गिवन आपको क्या है, NC5 इक्वल्स टू NC4 हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। हमें n की वैल्यू चाहिए, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे NC5। फिर किसके, इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करूँ, एक बार आप इसको छोड़ते, अगर इस रिजल्ट को मैं यूज करूँ तो NC5 फिर किसके इक्वल होना चाहिए, NCN माइनस 5 के। ठीक है ना, n तो ऐसे ही रहता है, उसके बाद हमने n माइनस आर यहाँ पे रिप्लेस करना होता है। NC5 और n माइनस आर करेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा, इसके इक्वल होता है। लेकिन जो गिवन है वो क्या गिवन है कि NC5 किसके इक्वल, आपके पास NCR ये लगा दे, सॉरी NC4 के इक्वल है, इसको आपने ऐसे रहने देना है NCN माइनस 5। अब आप देखें कि कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल है, अब ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होंगे, तभी इनकी कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ये देखें n माइनस 5 इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आपके पास ये माइनस 5 उधर जाके ऐड होगा तो आपके पास जो n की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 9। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन ऑल एट अ टाइम। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें गिवन है, लेटर्स हमें गिवन है, हमने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इन वर्ड्स को अरेंज करने के। ठीक है, जबकि हमने तमाम वर्ड्स को यूज करना है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने छोड़ना है, सब के सब आपने यूज करना है। टोटल 4 लेटर्स गिवन है, 4 के 4 हमने यूज करने हैं, और हमने ये बताना है कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इन लेटर्स को अरेंज करने के। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखेंगे सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, और जब आपके पास डिस्टिंक्ट होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, उनको अगर आपने अरेंज करना हो, ठीक है, तो उनके पास जो उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है वो फिर कितनी होती है, आपके पास n फैक्टोरियल होती है। तो यहाँ आप इस जो है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमारे पास जो लेटर गिवन है OR D, 4 लेटर्स गिवन है, 4 की 4 डिस्टिंक्ट है, इनको हमने अरेंज करना है, तो इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, n फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ n क्या है, यानी जितने नंबर ऑफ आपको लेटर्स गिवन है वो आपके पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल यानी आपके पास 24। इसके अलावा आप इसको बॉक्सेस से भी कर सकते हैं। बॉक्सेस में क्या होता है, आपके पास 4 वर्ड्स हैं, आपने 4 बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं। आपके पास 4 लेटर हैं, 4 लेटर में से चाहे आप जो मर्जी यहाँ पे रख दें, आपके पास इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास 4 वेज हैं। अब आप ये देखिए, अगर 4 वेज हैं, इसमें से आपने कोई एक लेटर उठा के इसको फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने डी रख दिया, इसके बाद जब 4 में से एक हम यहाँ रख चुके हैं, बाकी कितने बचेंगे, बाकी आपके पास 3 बचेंगे, इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास 3 वेज हैं। फिर जब आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ जब पहुंचेंगे, फिर आपके पास कितने लेटर बचेंगे, 2। और जब आप 2 में से एक यहाँ यूज कर लेंगे, फिर यहाँ आते हुए आपके पास सिर्फ एक ही लेटर बचेगा। और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो आपके पास वो क्या कहता है कि जितने आपके पास यहाँ पे वेज आए हैं, अगर आपने इन लेटर्स के टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं अरेंजमेंट्स के, आप इनका प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये क्या बन रहा है, ये 4 3 2 1, यानी आपके पास 4 फैक्टोरियल बन रहा है, और वो हम निकाल चुके हैं 24। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, 24। नेक्स्ट 16 देखें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू, फैक्टोरियल कंप्लीट करना है आपने इसका, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7, अगर फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो आपके पास 7 के आगे आपको कितना फैक्टोरियल चाहिए कि 9 कंप्लीट हो जाए, 6 का फैक्टोरियल अगर आ जाए, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यानी जहां तक आपके पास नंबर गिवन है उससे आगे जितने जो रह गए उसका आप क्या करें, फैक्टोरियल ले लें। जैसे 7 के बाद आपको 8 इंटू 7, 7 के बाद आपके पास 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, तो 9 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 से डिवाइड, ऊपर 9 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा, नीचे 6 फैक्टोरियल एज इट इज। तो क्या आपके पास कौन सा बनता है, 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि एनपीएन किसके इक्वल होता है, एनपीएन फॉर्मूला हमें याद है,
आपको NPR का फॉर्मूला आता है, किसके इक्वल था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे r की जगह पे भी n ही आ गया है, तो आपने इस फॉर्मूले में जस्ट यही करना है कि r की जगह पे पुट कर दें आप n, r इक्वल्स टू n पुट कर दें इधर। जब आपने r इक्वल्स टू n यहाँ पे पुट करना है तो ये n भी n बन जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे n माइनस n कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल। इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास ऊपर बन गया n फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, n माइनस n फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल को हम देख चुके हैं किसके इक्वल होता है, 1 की। तो यानी आपके पास n पे n का जो आंसर बना है वो आपके पास कितना बना है, वो n फैक्टोरियल बना है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अब आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया, NC0 इक्वल्स टू 1 n0 और 2 फाइंड कर लेते हैं। NCR फॉर्मूला देखिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। अब यहाँ आप देख सकते हैं r इक्वल्स टू क्या है, 0, 0 पुट कर दें r की जगह पे, यहाँ पे r की जगह 0 रखने से आपको क्या मिलेगा, NC0 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल एज इट इज, r की जगह पे 0 रखा, 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल, ऊपर देखें n फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, 1 होता है। r फैक्टोरियल हमने लिखा था, 0 फैक्टोरियल आ गया, और n माइनस 0 आपके पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, n माइनस 0 का फैक्टोरियल था यहाँ पे, तो वो आपके पास n फैक्टोरियल ही बना, n फैक्टोरियल से कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1। तो इसका मतलब आपके पास n से 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट MCQ 19, number of signals given by 5 flags of different color using 3 flags at a time equals to। सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं, जो हम 5 फ्लैग्स हमारे पास गिवन है, और ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्स के हैं। इन 5 फ्लैग्स में से हमने यूज कितने फ्लैग करने हैं सिग्नल बनाने के लिए, सिर्फ आपने 3 फ्लैग्स आपने यूज करने हैं। ठीक है, टोटल 5 फ्लैग्स है, 3 फ्लैग्स को यूज करते हुए सिग्नल बनाने हैं, तो टोटल कितने सिग्नल हम बना सकते हैं ये हमने निकालना है। तो असल में आप देखिए ये अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। क्यों परमुटेशन का है, आपको पता है कि अगर आप कलर्स की अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो उससे सिग्नल चेंज हो जाएगा, जबकि कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि अरेंजमेंट चेंज करने से उस पर फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन वो सेम ही रहता है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन का नहीं बल्कि परमुटेशन का क्वेश्चन है। एन यहाँ आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो एन होता है, यहाँ पे कितने फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं, और कितने यूज करने हैं वो आर होता है, आपके पास आर यहाँ पे 3 है। अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फार्मूला क्या था, एन पी आर, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास 5p3, 5p3 हमने फाइंड करना है। 5p3 किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। अब 5 के फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दे 4, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ और 2 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। 5 फैक्टोरियल तो हमने एक्सपेंड करना था, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक हम एक्सपेंड करें ताकि कैंसिल कर दें। उसके बाद 3 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे 2 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, 2 को कैंसिल करें 4 के साथ, तो यह आपके पास 5 इंटू 2 बचा ऊपर, और ये किसके इक्वल आ गया, 10। तो हमारे पास यानी कि आपके पास यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा दिया। परमुटेशन में आपके पास क्या फॉर्मूला था, हम दोबारा से लिखते हैं जी। परमुटेशन का हमारे पास फार्मूला होता है एन पी आर
इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलें तो आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है परमोटेशन का, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे तो फॉर्मूला आपने परमोटेशन का यूज करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको खोलें, 5 कहाँ तक जाएंगे, 2 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं ताकि कैंसिल किया जा सके। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। अब देखें 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हमारे पास है वो, अगर टोटल 5 फ्लैग्स थे उनमें से 3 फ्लैग्स को यूज करते हुए हमने सिग्नल बनाने हैं, तो कितने टोटल सिग्नल बनाए जा सकते हैं, वो 60 है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, इफ r इक्वल्स टू n देन ncr इज इक्वल टू। इससे पहले हमने परम्यूटेशन के लिए क्वेश्चन किया था, तब npn आपके पास किसके इक्वल आया था, n फैक्टोरियल। अब आप ये देखिएगा कि ncn किसके इक्वल होगा, क्योंकि जब आप r को इक्वल्स टू n लगाएंगे तो यहाँ ncn बनेगा। उसको हम देखते हैं। जी, अब हमने ncn फाइंड करना है। ncr फॉर्मूला देखें क्या था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब r इक्वल्स टू n लेंगे तो ये आपके पास n c n आ जाएगा, वैल्यूज लगाएं, n फैक्टोरियल एज इट इज, r की जगह पे n फैक्टोरियल आ गया, n माइनस n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, n c r इक्वल था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमें r इक्वल्स टू n पुट किया, n c n आ गया, n फैक्टोरियल, यहाँ r की जगह पे n फैक्टोरियल आ गया, n माइनस n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से कैंसिल, और यहाँ n माइनस n करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 1 ओवर आपके पास 0 फैक्टोरियल आ गया, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बना एन सी एन का, वो आपके पास क्या आया, 1। एन सी एन इक्वल्स टू 1, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एन पी एन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल और एन सी एन इक्वल्स टू आपके पास 1। इसको हम उस रिलेशन से भी फाइंड कर सकते थे। हमने एक रिलेशन पढ़ा था एन पी एन के दरमियान और एन सी एन के दरमियान, सॉरी एन पी आर और एन सी आर के दरमियान। वो रिलेशन क्या था, एन पी आर इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन एन सी एन फाइंड करना है, यानी आर की जगह पे हमें यहाँ गिवन है कि आप आर इक्वल्स टू एन पुट करें। जब आपने आर इक्वल्स टू एन पुट करना, ये एन पी एन बनेगा, और यहाँ देखिए आर की जगह पे एन पुट करने से एन फैक्टोरियल आया, एन सी एन बन जाएगा। अब हमें एन सी एन की वैल्यू चाहिए, हमें एन पी एन फाइंड, हमें पता है कि एन पी एन किसके इक्वल होता है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो एन फैक्टोरियल। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल एन सी एन एज इट इज। अब एन सी एन की वैल्यू चाहिए, इसको आप दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, आंसर 1 एन सी एन। तो आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एन सी एन का, 1, विच इज ऑप्शन बी। अस्सलाम वालेकुम, हिस्ट्री मैथमेटिक्स चैप्टर 7, एमसीक्यू नंबर 21। n minus 1 into n minus 2 n minus 3 up to so on n minus r plus 1 equals to n minus 1 factorial over n minus r factorial, n factorial over n minus r factorial, n minus 1 factorial over n minus r plus 2 factorial, n minus 1 over n minus r plus 1 factorial। अब अभी देखिए ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें क्या करना है, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म कंप्लीट करनी है। तो ये हम करना सीख चुके हैं। देखिए क्या गिवन है, n माइनस n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to so on n minus r plus 1।
अब अगर मैं फैक्टोरियल कंप्लीट करना चाहती हूँ, यहाँ देखें n-1 का फैक्टोरियल कंप्लीट करना है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे यही है। फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो नंबर आएगा उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। r+1 इसके बाद नंबर क्या आएगा n-r, ठीक है, इसका फैक्टोरियल n-r+1, इसके बाद आपके पास आएगा n-r, उसके फैक्टोरियल से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं। अगर 6 का फैक्टोरियल आपने कंप्लीट करना है, हमने क्वेश्चन भी किया था 654। इसके बाद हमने क्या किया था, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 3 के फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी। ऊपर 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया था और नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज। तो हमने यही करना होता है, जो लास्ट नंबर है उसके बाद जो नंबर आएगा उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर आपके पास n-1 ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा, नीचे n-r फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखें, the number of sides, the number of diagonals in a 10-sided figure is, एक 10-sided figure हमें जो हमारे पास है और हमने ये बता रहा है कि इसमें टोटल डायगोनल्स की तादाद कितनी होगी। तो इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक 4-sided फिगर लेते हैं, उसको समझते हैं, उसके लिए उसके बाद हमारे लिए 10-sided फिगर का निकालना आसान हो जाएगा। 4-sided फिगर मैंने यहाँ ले ली, ये देखिए। अब सबसे पहले चीज जो आपने नोट करनी है ना, वो ये करनी है कि 4-sided फिगर में वर्टिसेस की तादाद कितनी है। जितनी साइड्स हैं आपके पास उतने ही वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4-sided फिगर है, 4 ही वर्टिसेस हैं। अब असल अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करती है। लेकिन डायगोनल की एक शर्त होती है, डायगोनल ऐसी लाइन होगी जो उन वर्टिसेस को मिलाएगी जो सेम साइड्स के नहीं है। अब आप देखें, एक वर्टेक्स ये वाला और एक ये वाला, इनको भी तो एक लाइन जो है वो ज्वाइन, इनको भी एक लाइन ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये लाइन जो है वो डायगोनल नहीं होगी। डायगोनल ऐसी लाइन होगी जो उन वर्टिसेस को मिलाएगी जो सेम साइड्स पे लाई नहीं कर रहे वर्टिसेस। अब देखिए, अब ये वाली जो लाइन है ये डायगोनल नहीं होगी क्योंकि ये उन वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है जो सेम साइड के अराउंड है। इसी तरह ये लाइन भी जो है डायगोनल नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या इन लाइंस के अलावा आपके पास कोई भी जो है आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे वो डायगोनल बन जाएगी। यानी हमारे पास अब देखिए फॉर्मूला क्या बना, अगर आपके पास एक n साइडेड फिगर हो, n साइडेड फिगर होगी तो उसमें वर्टिसेस की तादाद भी n होगी। आप सबसे पहले काम क्या करें, आप सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ लाइंस निकालें उस फिगर में जितनी ड्रॉ की जा सकती है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो उस फिगर में ड्रॉ की जा सकती है वो कितनी होंगी, n वर्टिसेस हैं, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आपके पास लाइन बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो होंगे n साइडेड फिगर में, टोटल नंबर ऑफ लाइंस nc2 होंगी। अब ये सारी की सारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको मिली है, लेकिन हम ये देख रहे हैं हर लाइन तो डायगोनल नहीं होती। आपने करना क्या है, उन लाइंस को इसमें से माइनस कर देना है जो डायगोनल नहीं बनाती। अब वो लाइंस कितनी होती हैं, जितनी आपके पास फिगर की साइड्स होंगी उतनी ही आपके पास वो लाइंस होंगी जो डायगोनल नहीं बना रही, क्योंकि ये जो साइड्स होती हैं ये डायगोनल नहीं बनाती। तो हमने उन साइड्स को इसमें से माइनस कर देना टोटल लाइंस में से, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया। अब आप देखिए हमारे पास जो फिगर गिवन थी उसकी कितनी साइड्स, 10 साइड्स थी, तो उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, 10 वर्टिसेस होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई इस फिगर के अंदर। अब हमने इसमें डायगोनल्स की तादाद निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड्स को माइनस कर देंगे। साइड कितनी है 10, 10 को माइनस कर दिया। अब जो बाकी लाइंस आपके पास बचेंगी वो सारी की सारी डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की तादाद यहाँ से मिल जाएगी, 10c2 minus 10 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट MCQ 23, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी मेड। अब हमें देखिए एक वर्ड दे दिया गया, हमें ये बताना है कि इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, यानी कि इन लेटर्स को अगर हम आगे पीछे अरेंज करें तो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बना सकते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें 4 लेटर्स गिवन थे, ये ठीक है, और वहां हमने ये देखा था कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं वो 4 फैक्टोरियल है। ऐसा क्यों था, क्योंकि ये जितने भी लेटर्स थे ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे। हमने ये देखा था जब डिस्टिंक्ट आपके पास लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जितनी उनकी तादाद होती है उनका फैक्टोरियल उनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है। अब यहाँ आप देखें ये जो लेटर्स हमें गिवन है क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, अगर तो ये सारे डिस्टिंक्ट हुए तो जितनी इनकी तादाद होगी उतना फैक्टोरियल हम लेंगे और वो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगी। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो हमें ये वर्ड गिवन है इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एम देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, ए यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है,
टी 2 टाइम्स आ रहा है। अब ये जो लेटर्स हैं इनकी वजह से हम 11 फैक्टोरियल नहीं कह सकते, 11 लेटर्स की तादाद है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कैसे जो है वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मिलेंगे। उसके लिए आप क्या करें, जितने ये टोटल लेटर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल लेते हैं। फिर अब आपने उन लेटर्स के अरेंजमेंट्स ये देखिए जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से इनको डिवाइड कर देना है। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो लेटर, उनका फैक्टोरियल आपने उससे उससे इसको डिवाइड करना है। एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ए 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद कोई भी लेटर इसके अलावा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अब हमने ये जो है वो डिवाइड करना क्यों है, आप ये देखें एम जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं इस एम को उठा के इसकी जगह लिख दूं या इसको उठा के इसकी जगह लिख दूं, कोई अरेंजमेंट चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एम तो एम आप या इसको उठा के इधर रख दे, इसको उठा के इधर रख दे, रहेगा तो ये एम ही, अरेंजमेंट आपकी कोई चेंज नहीं हुई। तो इस वजह से हमने इसको 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया है, क्योंकि इनके इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रही। इसी तरह आप देखें इसे को उठा के इधर रखें या इसको उठा के इधर रखें, अरेंजमेंट चेंज होगी नहीं होगी। तो इस वजह से हमने इनको 2 फैक्टोरियल पे इसके लिए भी डिवाइड किया। और इसी तरह टी के लिए भी हमें क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि वो भी रिपीट हो रहा था, उसको इंटरचेंज करने से भी अरेंजमेंट पे फर्क नहीं पड़ना था। तो हमने क्या करना है, जो रिपीट आपके पास लेटर्स हो रहे हैं वो जितनी बार रिपीट हो रहे होंगे उतना फैक्टोरियल से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपको डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे इस वर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एक बार आपके पास एलिमेंट जो लेटर एक बार आ रहा है उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, उसके फैक्टोरियल को लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें जो फोकस करना है वो उन एलिमेंट की तादाद पे करना है जो रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार रिपीट हो रहे होंगे उनके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब आप ये देखें हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या 11 फैक्टोरियल होंगी? नहीं, ये कब हो रही थी, जब ये सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होते। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी 11 3 2। अच्छा ये क्या मतलब है, ये इसको लिखने का ही एक और तरीका है। हम 11 इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद यहाँ जो रिपीटेड होते हैं उनको हम यहाँ पे कोमा लगा के लिख देते हैं। अब जैसे हमारे केस में 2 2 2, 1 वालों को भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिपीटेड हमने जरूर लिखने होते हैं। अब ये देखें ये 3 3 तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो 3 टाइम रिपीट हो रहा हो, तो ये नहीं हो सकती। ऑप्शन सी को देखें 11, ये टोटल हमने यहाँ पे लेटर्स की तादाद लिखनी होती है, ये असल में उसी का फैक्टोरियल है। उसके बाद एम 2 टाइम रिपीट हो रहा था, 2 आ गया। ए 2 टाइम रिपीट हो रहा था, 2 आ गया। टी 2 टाइम रिपीट हो रहा था, 2 आ गया। और ये बाकी आपको जो 1 1 नजर आ रही है, इन्होंने बाकी लेटर्स के लिए लिखा है कि वो 1 1 टाइम आ रहे हैं। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, ऑप्शन सी होगी। आगे देखें 24, if n is negative then n factorial is 1 0 यूनिक और नॉट डिफाइंड। इसको हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो फैक्टोरियल है हमारे पास वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए या नेगेटिव नंबर्स के लिए जो है वो डिफाइन ही नहीं है। हमने डिफाइन किया है फैक्टोरियल को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। जीरो के फैक्टोरियल को हमने अलग से जो है वो डिफाइन किया था और उसे हमने फाइंड भी किया था, वो इक्वल्स टू 1 किस तरह से आया। सो नेगेटिव अगर कोई आपने नंबर ले लिया है या इंटीजर है, उसका जो फैक्टोरियल होगा वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। MCQ number 25. If an event A can occur in P ways and B can occur in Q ways, the number of ways that both event can occur is। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग गिवन है। अगर आपके पास P वेज हैं एक काम को करने के और Q वेज हैं दूसरे काम को करने के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे उन दोनों को करने के वो आपके पास P इंटू क्यू होंगे। आपने क्या करना है, दोनों के वेज का प्रोडक्ट ले लेना होता है, ठीक है। इसको हमने यूज भी किया था स्टार्ट में, ठीक है। अगर if we have p ways to one if we have p ways to do one thing and q ways to do another thing, then there will be p into q ways to do both of the things, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p into q। अच्छा ये आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और प्रिंसिपल भी होता है, वो हमारे पास एडिशन का होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अब ये आपने कब यूज करना है, जब आपने दोनों काम एट द सेम टाइम करने हैं। देखें द नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट्स कैन अकर, दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, दोनों के वेज का प्रोडक्ट ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो कि नंबर ऑफ वेज एक काम को करने के पी है, दूसरे काम को करने के क्यों है, लेकिन ये दोनों एट द सेम टाइम नहीं किए जा सकते, तो फिर कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस काम को इनको करने के, तो वो आपके पास कितने होते हैं, पी प्लस क्यू होते हैं, ठीक है। दोबारा देखिए प्रोडक्ट में कब आएंगे, जब आपने दोनों काम एट द सेम टाइम करने, ठीक है।
प्लस आपने कब करना है, जब ये दोनों एट द सेम टाइम नहीं किए जा सकते, फिर हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनको करने के, ठीक है, तो वो फिर आपके पास p प्लस क्यू होते हैं। तो ये p प्लस क्यू हमारे पास किस सूरत में होंगे, जब ये दोनों एट द सेम टाइम नहीं करने, जब आपने इनको एक ही दफा करना है, दोनों को एक साथ करना, फिर p इंटू क्यू होंगे, और ये आपके पास फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए 26, इफ NC12 इक्वल्स टू NC8 देन वैल्यू ऑफ n। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। NC NCR हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, NC n माइनस आर, ठीक है, इसी को यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने एक और रिजल्ट भी बनाया था, वो आपको अगर याद हो, उसमें ये था कि अगर आप हमारे पास NCR इक्वल्स टू NCQ हो, तो हमारे पास n इक्वल्स टू क्या आया था, R प्लस Q आया था, ऐसे ही, ठीक है। आप यहाँ से भी इसमें इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें NC12 इक्वल्स टू NC8 गिवन है, तो ये इसका शॉर्ट वे है इसका। तो फिर आपके पास n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इन दोनों को आपने ऐड कर देना होता है। 12 प्लस 8 कितना आ गया, 20। तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हमने एक और क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने इसको यूज किया था प्रॉपर, हमने जो है इसको यूज करते हुए वैल्यू निकाली थी कि आप वैसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ वेज फॉर सिटिंग 4 persons इन अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट सोफा इज। नंबर ऑफ वेज हमने बताने हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लें आप, 4 persons हैं इन अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट सोफा। इस तरह से हम उन 4 persons को स्ट्रेट सोफा पे जो है वो अरेंज कर सकते हैं, हमने वो बताना है। अब आप ये देखें, सोफा जो है वो स्ट्रेट है और 4 persons आपके पास, पर्सन तो फिर डिस्टिंक्ट ही होते हैं ना। तो जब आपने सोफा स्ट्रेट है यानी आपने उनको एक लाइन में अरेंज करना है, लीनियर अरेंजमेंट्स बनानी है, तो जितने आपके पास ऑब्जेक्ट है उनका फैक्टोरियल ले लें, 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, 24, ठीक है। स्ट्रेट सोफा था, हमने पर्सन्स को अरेंज करना था, और पर्सन्स के मामले में ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, क्योंकि पर्सन्स तो डिस्टिंक्ट ही होते हैं ना। तो फिर आपने क्या करना है, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगी वो उनकी तादाद का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो आपके पास 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ परमुटेशन NPR और PNR इट इज ऑलवेज ट्रू दैट n ग्रेटर इक्वल्स टू r and लेस देन r and लेस इक्वल्स टू r and लेस देन 0 और लेस देन 0। सो इसमें से जो हम अभी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि n लेस देन 0, यहाँ n नेगेटिव होता ही नहीं है, n क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, ठीक है। इसको हम और इसी तरह r भी जो है वो लेस देन 0 नहीं होता। अब आप ये देखें, हमारे पास ऑप्शन ए को अगर देखें, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, एन क्या, यहाँ पे एन क्या डिनोट करता है, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आर क्या होते हैं, आर होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जिनको यूज करते हुए आपने अरेंजमेंट्स बनानी है। टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हुए अगर हम अरेंज कर रहे हैं उनको, आर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हमने बनानी है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कंडीशन आपके पास होती है एन ग्रेटर इक्वल्स टू आर। आर एन जो है वो हमेशा आर से ग्रेटर रहेगा या इक्वल। इक्वल क्यों होगा, देखिए आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उसमें से जो है ऑब्जेक्ट्स लेते हुए अरेंजमेंट्स बनानी है। आपकी मर्जी, आप एक एक ऑब्जेक्ट ले लें उन टोटल एन में से, दो ले लें, तीन ले लें, या आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लेके अरेंज कर सकते हैं, एन के एन ऑब्जेक्ट्स को लेके आप अरेंज कर सकते हैं। उससे आगे तो आप नहीं जा सकते ना। टोटल एन आपके पास ऑब्जेक्ट है, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स लेके अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, उनमें से आप 1 लेके, 2 लेके, और इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा एन के एन ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज कर सकते हैं। एन से आगे तो फिर हम नहीं जा सकते, जब हमारे पास एक चीज है ही एन तादाद में, तो उससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। सो हमारे पास एन जो होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू आर, या आप कह सकते हैं कि जो आर होगा वो लेस इक्वल्स टू एन होता है हमेशा, उससे वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ए। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए, एन लेस देन आर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि हमारे पास एन में से हमने ऑब्जेक्ट्स लेके अरेंजमेंट बनानी है। एन छोटा हो आर बड़ा हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप 6 किस तरह ऑब्जेक्ट लेके अरेंजमेंट बनाएंगे। 5 ऑब्जेक्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 ऑब्जेक्ट्स को एट द सेम टाइम अरेंज कर सकते हैं, 5 से कम ऑब्जेक्ट्स लेके अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटल 5 है तो 6 कहाँ से बनाएंगे आप, 6 ऑब्जेक्ट्स को तो आप अरेंज नहीं कर सकते ना। हमेशा फिर आर जो होता है वो क्या रहता है, लेस इक्वल्स टू एन होता है। 29, द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एन इज।
n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल। अब आप ये देखें कि n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब ये क्यों, ये जो है ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि n माइनस वन फैक्टोरियल बात यहाँ पे खत्म हो गई। अगर यहाँ पे n माइनस वन के बाद फैक्टोरियल ना आया होता तो फिर ये n माइनस टू फैक्टोरियल ठीक होता, तो इस वजह से ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर बात की जाए, ऑप्शन बी में देखें n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n प्लस टू फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि n के बाद हमने डिक्रीज करना होता है, n माइनस वन आना था तो ये प्लस टू आ गया, तो ये हमारे पास n का फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं होगा, n फैक्टोरियल नहीं बनेगा ये। उसके बाद ऑप्शन सी देखें, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये करेक्ट है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो n इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस टू डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि दरमियान में एक और फैक्टर आना था जो कि n इंटू n माइनस वन। अगर ये लिखा जाता है इस तरह n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, फिर ये करेक्ट होता। अब यहाँ डायरेक्टली जो है वो इसको मिस करके यहाँ इसे लिख दिया गया, तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ 1, when probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B, then A and B are mutually exclusive, equally likely, independent, dependent। इस MCQ में हमें बात करनी है इवेंट A और B के बारे में। A और B किस किस्म के इवेंट्स होंगे कि जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हुआ करेगी इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ये रिलेशन होल्ड करेगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनकी अक्रस एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जब आप लूडो के दो डाई को थ्रो करते हैं तो उन दोनों डाई के ऊपर जो डॉट्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। लिहाजा हमारे पास ये इंटरसेक्शन के लिए रिलेशन होल्ड करेगा जब ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, जब आपके पास दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल टू जीरो होती है। इसी तरह बाकी भी नहीं होंगे आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे, तो जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हुआ करेगी। नेक्स्ट देखें, if a fair coin is tossed then probability of head appears 1/2, 2, 0, 1। सबसे पहले देखिए जो कॉइन टॉस किया गया है वो एक फेयर कॉइन है, हमें प्रोबेबिलिटी बताई है हेड के अपीयर होने की। जब फेयर कॉइन होता है तो इसका मतलब क्या है, जितनी प्रोबेबिलिटी हेड के अपीयर होने की है उतनी ही टेल के अपीयर होने की है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड के अपीयर होने की, 1/2। फाइंड किस तरह से करेंगे, जब भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखा करें। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, या हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो पॉसिबल आउटकम्स है एक कॉइन को टॉस करने में। उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम्स लिखा करें, यानी हम जो चाहते हैं कि अपीयर हो वो इवेंट होगा, और हम किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, हेड की, तो यहाँ पे आपके पास हेड आ गया, ठीक है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, वो होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इवेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 1 आ जाएगा, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो आपके पास यहाँ जो हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आई वो 1/2 आई। इसी तरह आप यहाँ से टेल के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, वो भी आपको 1/2 ही मिलेगी, आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, a coin is tossed once, then number of element in S is equal to S, यहाँ पे क्या है सैंपल स्पेस, और कॉइन को टॉस किया गया है कितनी बार, वंस, यानी एक ही बार आपने कॉइन को टॉस करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में। ऊपर हमने एमसीक्यू जो 2 किया उसमें भी हमने कॉइन को एक ही बार टॉस किया था, और हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनी थी वो आपके पास क्या बनी थी, हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। जब आप एक कॉइन को
हम जो है वो एक ही बार टॉस करते हैं तो या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ये सैंपल स्पेस बना रहे हैं। इसमें अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, कितने आपके पास मौजूद हैं, 2। तो जो आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद होगी वो आपके पास क्या होगी, 2। अच्छा देखिए यहाँ 1/3 1/2 को तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a die is rolled, the probability that dots on top are greater than 4 is 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। डाई को रोल किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो इवेंट कैसा है, उसमें जो डॉट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। डाई को रोल जब किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और इसी तरह या फिर 6 आ सकता है। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए, हमने सैंपल स्पेस लिख ली। उसके बाद आपने फेवरेबल आउटकम्स लिखने होते हैं, यानी कि इवेंट लिखेंगे हम जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो। आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेटर देन 4 चाहिए डॉट्स। ग्रेटर देन 4 डॉट्स कौन कौन से हैं, 5 हो सकता है या फिर 6। ये दोनों हमारे पास जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो वो इवेंट्स आ गए यहाँ पे। इवेंट में हमारे पास वो आपके पास आउटकम आएंगे जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने अभी लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। आप चेक करें यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 आ जाएगा। और सैंपल स्पेस में कितने, 6 एलिमेंट्स है। कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ से कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1/3। तो जो ग्रेटर देन 4 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी है, 1/3। नेक्स्ट MCQ 5, Pakistan and India play a hockey match. Probability that Pakistan will win 1/2, 1/4, 1/3, 1। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। अब सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान विन कर सकता है, ठीक है, लूज कर सकता है, ठीक है, उसके बाद या फिर मैच टाई भी हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमने लिखा ना पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें फेवरेबल लिखने हैं, यानी इवेंट क्या होगा हम जो चाहते हैं कि अपीयर हो। हमें विन का चाहिए, तो विन में आपके पास सिर्फ ये आ जाएगा, ये मैंने विन के लिए लिखा, लूज के लिए और टाई के लिए। अब आप देखें हमें विन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप फॉर्मूला यूज करें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो जो पाकिस्तान की विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 6, if A and B are mutually exclusive events then probability of A union B equals to। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में रिपीटेड है। तो हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो आपको इवेंट्स गिवन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पूछा गया है। पहले हम लिखते हैं, जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते बल्कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो फिर यूनियन किसके इक्वल होती है, दो इवेंट्स की। अगर ए और बी दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है इनकी यूनियन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमें जो गिवन है इसी से हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, जब ए और बी जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। अब आपको चाहिए किसकी, हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए चाहिए, वो हम इसी से ड्राइव कर लेंगे। आप देखिए जब आपके पास दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब वो दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अगर नहीं हो सकते, इसका मतलब है उनकी इंटरसेक्शन क्या हो गया आपके पास 5। ठीक है, अब अगर आप इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहे तो वो आपके पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 5 जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होती है। यहाँ से हमें क्या मिला कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए वो क्या है, 0। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो यही से हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो है वो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास जब आप इसमें पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
यानी जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ले लेना है, वही इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी, और इंटरसेक्शन की क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 और यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम। नेक्स्ट देखें, range of the probability of an event E is 0 1, ये सेट दिया गया है। 0 1 क्लोज्ड इंटरवल, 0 0 की साइड से क्लोज यहाँ पे ओपन आना था, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे ब्रैकेट लिखी गई है, और 0 1 सेमी क्लोज्ड हाफ ओपन और क्लोज इंटरवल 0 1। अब आप देखें, जब आपके पास कोई भी इवेंट होता है जो उसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, वो आपके पास क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 1। अब ये क्यों होती है, इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी इवेंट के, वो हमेशा लेस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, या तो हमेशा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो लेस होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है, या ज्यादा से ज्यादा जो इवेंट्स में एलिमेंट्स की तादाद होती है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ सकती है। तब जब हम पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को एज एन इवेंट ले लेते हैं, तब ये इक्वल आ सकती है तादाद। अदरवाइज इवेंट में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो हमेशा सैंपल स्पेस से लेस होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास फॉर्मूला बन गया इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, और यहाँ क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कोई भी इवेंट ई आपने लिया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हुआ करेगी हमेशा लेस इक्वल्स टू 1 हुआ करेगी। और दूसरा क्या होगा, लेस इक्वल्स टू 1 तो होगी, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 भी होगी। 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 कब हो सकती है, जब आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होगा, उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाया करेगी। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें हम जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज यूज कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि ये है एलिमेंट्स की तादाद। एलिमेंट्स की तादाद हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। सो हमारे पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी की रेंज बनी वो क्लोज इंटरवल 0 1 बनी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बना वो क्या बना, क्लोज। MCQ 8, element E is said to be sure if probability of E equals to 0 1 1 by 2 1 by 3। श्योर इवेंट कौन सा होता है, जो मस्ट अकर हो, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट करें, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ बॉल्स हैं। अगर ये सारी की सारी बॉल्स जो हमें रेड कलर की हो, तो जो सैंपल स्पेस बनेगी उसमें आपके पास कौन कौन से आउटकम आएंगे, मतलब सिर्फ रेड बॉल आएगी अगर हम इसको आर से डिनोट करें तो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है उसमें सिर्फ रेड कलर की ही बॉल्स है, रेड के अलावा कोई और कलर है नहीं, इसलिए कोई और पॉसिबल आउटकम आपके पास नहीं होगा। द ओनली पॉसिबल आउटकम विल बी रेड बॉल। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसकी, रेड बॉल की ही। ठीक है, तो अब आप देखिए ये एक श्योर इवेंट होगा। क्यों, हमारे पास तमाम की तमाम बॉल्स हैं रेड, तो जब भी आप इस बॉक्स से कोई बॉल पिक करेंगे वो मस्ट भी रेड होगी, लिहाजा ये एक श्योर इवेंट है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने एलिमेंट है, ई में 1 और सैंपल स्पेस में भी 1, तो ये इक्वल्स टू 1 आ गया। लिहाजा जब भी आपके पास कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू 1 हुआ करेगी। 1। Next section, MCQ 9. A coin is tossed twice, then probability of getting all heads equal 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 2 by 3। एक कॉइन है उसको आपने 2 बार टॉस करना है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब तमाम के तमाम हेड्स अपीयर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। आपने इससे पहले भी हमने एक एमसीक्यू किया था जिसमें हमने सिंगल कॉइन को हमारे पास एक ही कॉइन था, उसको हमने सिंगल टाइम टॉस किया था। तो जो उसकी सैंपल स्पेस बनी थी वो आपके पास क्या बनी थी, या हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारे पास उसकी सैंपल स्पेस थी। लेकिन अब हमारे पास काम क्या है कि आपके पास एक कॉइन है लेकिन आप इसको 2 टाइम टॉस करना है, तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो ये बनेगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
अच्छा, ये किस तरह से लिखी जाती है? आपको आपने जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस किया था, उसकी आपको सैंपल स्पेस पता? जब आपने एक कॉइन को दो बार टॉस करना, आप इसका इसी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट ले लें, तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम टॉसिंग की सैंपल स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, चाहे आप एक कॉइन को दो बार टॉस कर लें या दो कॉइन को एक बार टॉस करें, आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो सेम यही बनेगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जब तमाम हेड्स अपीयर हों उनकी प्रोबेबिलिटी। लिहाजा हमारा इवेंट क्या होगा? इवेंट में कौन से आउटकम्स आएंगे? जब तमाम के तमाम हेड्स अपीयर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस में सिर्फ यही एक ऐसा आउटकम है जब सारे के सारे हेड अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा आउटकम नहीं जहां तमाम हेड्स हो। लिहाजा आपके पास इवेंट में यही एक आउटकम आएगा। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट है इवेंट में? 1, और सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 4। लिहाजा आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई तमाम हेड्स के अपीयर होने की? वो आपके पास 1/4 आई। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें, probability of E complement is equal to 1 minus probability of E, 1 plus probability of E, probability of E minus 1, 2 minus probability of E। यहाँ जो आपको E बार नजर आ रहा है या E complement हम इसको कहेंगे, ये आपको पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इवेंट E के अगर ना होने को रिप्रेजेंट करता है। या अगर हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के इवेंट E ना अगर हो तो कितनी होगी, वो किस तरह फाइंड करते हैं? वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इवेंट E के अगर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का पता है, आपको ई के अगर होने की प्रोबेबिलिटी का पता है, और आप फाइंड करना चाहते हैं कि ई के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो आप 1 में से क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर दें, तो आपको ई के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल होता है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसे प्रूव करते हैं। ये जो ई और ई कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। किसी भी सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये एट द सेम टाइम अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास फिर क्या होगी? इक्वल्स टू 5 होगी। इसके अलावा ये दोनों इवेंट्स जो है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनकी जो यूनियन होती है वो पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल होती है। ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। अब आप क्या करें? प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इसकी। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने ये पढ़ा था कि जब आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो इक्वल होती है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के सम के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होती है वो इक्वल्स टू 1 होती है क्योंकि ये श्योर इवेंट होता है। अब आपको किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करें? इसको इसी साइड पे रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास इवन ई के अगर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होती है हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये जो ई बार है ये इवन ई के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, यानी इवन ई के अगर ना होने को। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, the probability that a slip of number is divisible by 4 picked from the slips bearing numbers 1 2 3 up to 20। अब देखिए हमारे पास 20 तक नंबर्स हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस यानी आपके पास क्या है? 1 2 3 और ये 20 तक नंबर जा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या बताना है? आपने बताना है उन स्लिप्स की प्रोबेबिलिटी जिनके जो नंबर हैं वो 4 पे डिवाइड होते हैं। यानी हमारे पास जो इवेंट है उसमें आपके पास फिर क्या आ जाएगा? हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कौन से होंगे? जो 4 पे डिवाइड होते हैं। 1 से लेकर 20 तक में वो कौन से नंबर है जो 4 पे डिवाइड होते हैं? वो 4 है, वो 8 है, 12 है, 16 और 20। ये आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनकी हमें क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करें जस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट्स है ई में? 1 2 3 4 5।
यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, और सैंपल स्पेस में आपके पास, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक नंबर है, तो टोटल 20। कैंसिल करेंगे आपके पास 1/5 आ जाएगा। ठीक है, उन नंबर्स उन स्लिप्स की प्रोबेबिलिटी जिन पे जो नंबर है वो आपके पास 4 पे डिवाइड होता है, वो 1/5 आ जाएगा। सो ऑप्शन, सॉरी, यहाँ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 5 है। यहाँ 5 नंबर्स हैं, क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो फिर यहाँ आपके पास क्या आएगा, 4। सो 1/4 विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इफ probability of A equals to probability of B equals to 1/2, then probability of A intersection B is 1/4, 1/2, 1, 0। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पेपर का रिपीटेड है। इसमें आप देखिए, हमें जो इवेंट्स गिवन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है। आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो हमने जो फर्स्ट एमसीक्यू किया था, उसमें आपने देखा था कि हमने देखा था अगर अगर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, तो इक्वल होती है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। क्या था, उसी को यूज करेंगे। अगर हमारे पास ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तो जो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होती है इन जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप देखिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और क्या है, 1/2, 1/2 इंटू 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। सो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, 1/4। नेक्स्ट देखें, a dice rolled twice, then number of element in sample space equals to 36, 6, 1, 9। एक डाई है, उसको रोल कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। जब आप डाई को एक बार रोल करते हैं, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में, जो कि 6 बनते हैं। ये एक बार जब हमने डाई को रोल किया था उसकी सैंपल स्पेस है। जब आप 2 बार डाई को रोल करेंगे, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। और वो 36 कैसे होंगे, एक बार रोल किया तो 6, जब आपने 2 बार रोल का फाइंड करना, तो आपने क्या करना है, आपने इसका इसी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट लेके सैंपल स्पेस बनानी है इस इवेंट की, जब आपने डाई को 2 बार रोल किया, इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो जब आपने कार्टियन प्रोडक्ट लेना होता है दो सेट्स का, तो जो आपके पास एलिमेंट्स की तादाद होती है वो कैसे निकालते हैं हम। अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हो, हमने क्या फाइंड करना हो, हमने इनका कार्टियन प्रोडक्ट लिया। हम देखना चाहते हैं कि इस कार्टियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी करते हैं। अब यहाँ क्योंकि सेम ही सेट है जिसका हमने कार्टियन प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो उसकी 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहाँ से आपके पास 36 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपके पास 36 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 14, a die is thrown, that is what is the probability to get 3 doors। एक डाई को जो है वो थ्रो किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू गेट 3 डॉट्स। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखें। डाई को जब रोल किया जाता है, तो जो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके पास 1 डॉट अपेयर हो सकता है, 2, इसी तरह 3 डॉट अपेयर हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, और 6। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसकी चाहिए, 3 डॉट्स की चाहिए। तो हमारे पास जो इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो आपके पास क्या आएगा, 3। यहाँ देखें एक ही बार आ रहा है, तो आपके पास 3 आएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये में कितने एलिमेंट पड़े हैं, सिर्फ एक, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है टू गेट 3 डॉट्स। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, a card is drawn from a deck of 52 playing cards. The probability of card that it is an ace card is 2/13, 4/13, 1/13, 17/13।
जी, यहाँ हमारे पास जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़े से डिस्कशन करते हैं। यहाँ जो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, 4 सेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 सेट्स हम इनके बनाते हैं और हर सेट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। इनकी ना 4 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से एक आपके पास क्या होती है, डायमंड्स। डायमंड, उसके बाद आपके पास आ जाता है हार्ट्स, फिर आपके पास आ जाता है क्लब्स और स्पेड्स। ये हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स थे। हमने इनको 4 जो है वो सेट्स में या सूट्स में डिवाइड कर देते हैं हम इनको। उसके बाद हर जो सेट होता है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, उनकी जो कैटेगरीज है, उनके जो नाम बनते हैं, डायमंड्स बनता है, हार्ट्स, क्लब्स, स्पेड्स। हर एक में कितने कार्ड हैं, हमारे पास हर एक में 13 कार्ड है। और ये 13 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं, हर 13 कार्ड में यही कार्ड होंगे आपके पास। एस कार्ड होता है, फिर 2 3, 2 से 3 तक से लेके हमारे पास 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। उसके बाद आपके पास जैक कार्ड होता है, जैक, क्वीन और किंग। ये हमारे पास 13 कार्ड बनते हैं। ठीक है, 1 से लेके, ये इसको अगर आप 1 कंसीडर कर लें, 1 से लेके 10 तक ये आपके पास आगे 10 ये हो गए। फिर जैक, किंग और क्वीन, 3 ये, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं तमाम कैटेगरीज में। 13 कार्ड होते हैं, वो सारे सेम के सेम यही होते हैं। अब ये 13 कार्ड हमने लिख लिए। इनमें से ये जो 3 कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन और किंग, इन कार्ड्स का नाम होता है, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, अगर इन 3 कार्ड्स में आप शामिल कर लें एस कार्ड को और इस 10 को, ठीक है, 10 नंबर के कार्ड को, अगर हम फेस कार्ड में ऐड कर लें, यानी कि हम जैक, किंग, क्वीन, इसके साथ हम एस कार्ड को ऐड कर लें और नंबर 10 वाले कार्ड को ऐड कर लें, तो जो ये 5 कार्ड्स बनते हैं, इनका जो नाम होता है, इन्हें हम ओनर कार्ड कहते हैं। ये ओनर कार्ड है, ओनर कार्ड। ठीक है, अब आप देखें, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो आपने किसकी फाइंड करनी है, आपने द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड दैट इट इज एन एस कार्ड। यानी हमने क्या किया है, उस 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया, उस कार्ड का कि एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप ये देखें, 52 में से कितने एस कार्ड है, यानी आपके पास टोटल जो सैंपल स्पेस बनती है उसमें तो 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो उनमें से एस कार्ड अब कितने हैं, हर कैटेगरी में एक एस कार्ड मौजूद है। मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड कर दिया, हर कैटेगरी में यही 13 कार्ड्स हैं। तो फिर इसका मतलब हर कैटेगरी में एक एस कार्ड पड़ा हुआ है, एक डायमंड में भी पड़ा है, एक हार्ट में भी पड़ा है, एक क्लब में भी और एक स्पेड में भी। तो टोटल कितने एस कार्ड हुए, 4 एस कार्ड है। और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने, वो 52 है। सैंपल स्पेस में आपके पास यानी कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, फिर सैंपल स्पेस में 52 है। और जो हमारा इवेंट है, जो फेवरेबल है, उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं, उसमें 4 पड़े हैं। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी टू गेट एन एस कार्ड, वो क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ई में कितने पड़े हैं, 4, और टोटल आपके पास सैंपल स्पेस में कितने, 52। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। 4 ओवर 52, और यहाँ पे कैंसिल करने पे आपको 13 मिला, 1/13। यानी आपके पास जो एस कार्ड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है, वो 1/13 है। नेक्स्ट MCQ 16, two teams A and B are playing match. The probability that team A does not lose is 1/3, 2/3, 1, 0। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आएंगे आपके पास, पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या होंगे, ठीक है, विन, लूज, और हो सकता है कि मैच जो है वो टाई हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस मैच के। ठीक है, अब आपने ये तय करना है कि इवेंट ए जो है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हेन इवेंट ए डज नॉट लूज।
अब जब अगर टीम ए जो है वो हारती नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास जो आउटकम होंगे वो क्या होंगे, आपके फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगे, विन भी कर सकती है, फिर वो लूज भी हो सकता, सॉरी मैच जो है वो टाई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों केसेस का मतलब तो यही है ना कि ए जो है वो हारेगा नहीं, क्योंकि विन का मतलब ही वही है और टाई का मतलब ये हारे नहीं है। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो विन का बनेगा और मैच टाई होने का बनेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। डज नॉट लूज कहा था, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट टी में मौजूद हैं, 2, और सैंपल स्पेस में 3। 2/3 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जब टीम ए जो है वो लूज नहीं करेगी। एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने एक लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये देखें, डज नॉट लूज हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम ई जो इवेंट है वो हम कौन सा ले लें, जब ए जो है वो लूज करेगा। ठीक है, तो ई बार का मतलब क्या होगा, वन ये जो है ए डज नॉट लूज, तो ये उस इवेंट को शो करेगा। आपके पास अगर आप फाइंड कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जब ए लूज करेगा तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब ए लूज नहीं करेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ए लूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो जब आप उसके लिए लिखेंगे तो उसमें जो इवेंट आपके पास जो इवेंट में आउटकम आएगा वो सिर्फ लूज करने की सूरत में सिर्फ ये आएगा। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं, अब आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, number of element in E which is equals to 1, number of element in sample space which is equal to 3, 1/3। अब आपने जो है वो ए के हारने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है या आपको पता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी ए के हारने ना हारने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। वो आपके पास इक्वल आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो किसके इक्वल है 1/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, 2/3। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, दोनों में से जो आपको इसी लगे आप उस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है, if your die is rolled twice then probability of getting 5 then 2 is 2/3, 15/36, 13/36, 1/36। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक फेयर डाई है जिसको रोल किया गया है 2 बार। जब आप सिंगल टाइम डाई को रोल करते हैं तो आपके पास जो डॉट्स के अपीयर होने के जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, हमने जब एक डाई को एक बार रोल किया था तो ये आपके पास सैंपल स्पेस थी या पॉसिबल आउटकम्स थे। जब आपने एक डाई को 2 बार रोल करना है तो मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या करेंगे, इसी का जो है वो इसके साथ आप क्या ले लेते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो कार्टियन प्रोडक्ट जब आप लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसका आपने इसी के साथ क्या कर लेना होता है, कार्डियन प्रोडक्ट ले लेना है। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगी जब आप डाई को 2 टाइम रोल करेंगे वो क्या बनेगी आपके पास, लिखना शुरू करें। कार्डियन प्रोडक्ट हम जिस तरह से सेट्स कर लेते हैं, पहले 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 इस सेट के 1 को उठाएंगे, यहाँ के तमाम एलिमेंट के साथ लिखेंगे। 1 1 के साथ आ गया, 1 2 के साथ, 1 को 3 के साथ लिखा, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। ठीक है, इसी तरह आप 2 के लिए लिखेंगे, 2 को 1 के साथ लिखा, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स के लिए हमने लिखना है, फिर 3 को पकड़ना है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, फिर 4 को पकड़ेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ। इस तरह से हम कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं। 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3, 3 4,
3 5 3 6, इसी तरह 4 1 4 2, जी। इस तरह से आप क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स के साथ कार्टियन प्रोडक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके पास जब आप एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस आ गई है। टोटल 36 एलिमेंट्स बनेंगे। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास जब हम एक डाई को 2 बार रोल करते हैं या 2 डाई को रोल करते हैं तो 36 एलिमेंट्स किस तरह से बनते हैं, और वो तमाम 36 एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कि हम किस तरह से बनाएंगे। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो आपको क्या चाहिए, ऑफ गेटिंग 5 देन 2, यानी पहले 5 आए और फिर 2 आए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहले 5 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए। वो सिर्फ आपके पास कौन सा जो है आउटकम है, वो सिर्फ एक यही वाला आउटकम आपके पास है। पहला पहला 5 है, पहले 5 और फिर 2 अपीयर हो, तो वो सिर्फ एक यही आउटकम है। इसके अलावा कोई आपको ऐसा आउटकम यहाँ पे नजर नहीं आएगा जिसमें पहले 5 आ रहा हो फिर 2। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें मसला ये है कि इसमें पहले 2 आ रहा है फिर 5, जबकि हमें फाइंड करना है पहले 5 आए, ऑफ गेटिंग 5 देन 2, फिर 2 आए। तो वो सिर्फ आपके पास यही एक आउटकम है, यानी आपके पास जो इवेंट है उसमें कौन सा आउटकम है, सिर्फ 5 2 यही वाला। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। इवेंट में कितने एलिमेंट पड़े हैं आपके पास, सिर्फ एक, और सैंपल स्पेस में 36 है। तो 1/36 हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी जो है इसके अपीयर होने की, इस इवेंट के। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फेयर डाई है, जितने भी आउटकम्स हैं तमाम आउटकम्स के अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो वो कितनी होगी आपके पास, वो 1/36 होगी हर एक इवेंट के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो इवेंट है इसके अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/36। और उसको हमने फाइंड भी करके देख लिया कि अगर आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो आपके पास भी 1/36 ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है a coin is tossed 5 times, then number of element in sample space is। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो पहले कर चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। एक कॉइन है उसको हमने 5 टाइम टॉस करना है। तो जब आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया था तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था, जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनी थी हमने कार्डियल प्रोडक्ट लिया था 1 टाइम टॉसिंग का उसी के साथ। यानी जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस थी वो हेड थी और टेल थी। जब आपको 2 टाइम टॉसिंग आपने करनी थी तो आपने एस का एस के साथ ही कार्टियन प्रोडक्ट ले लिया था, और आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने थे, 4। क्योंकि जितने आपके पास सिंगल टॉसिंग में इवेंट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उसकी आपने पावर लेनी होती है जितनी बार आप टॉस करते हैं। अगर आपने 2 टाइम टॉस किया था तो आपने पावर 2 लेनी है। अब आप देखिए एक कॉइन है तो आपके पास पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, जब आप 1 टाइम टॉस करते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। फिर जितने टाइम आपने टॉसिंग करनी है उतनी आप इसकी पावर लेते जाए। तो पावर यहाँ हमें क्योंकि 5 टाइम टॉस करना है तो हमारे पास 2⁵5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, 32। इसलिए हमारे पास जब आप एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो आपके पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो आपके पास कितने बनेंगे, 32 बनेंगे। और ये क्यों बनते हैं ये आपको मैंने बता दिया। जब आपने 5 टाइम टॉस करना है तो आपने इसका 5 टाइम कार्डियन प्रोडक्ट करना है, इसलिए आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो 32 बनेंगे। ठीक है, अगेन वही बात मैं आपको रिकॉल करवा दूं, चाहे आपके पास इस तरह से आ जाए कि आपने एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है या 5 कॉइन्स को आपने एक बार टॉस किया है, सैंपल स्पेस विल बी सेम। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनती है, ये बनती है, यानी कि या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये नहीं हो सकती कि हमेशा दोनों के दोनों हेड आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों इवेंट्स की हेड भी आ सकते हैं टेल भी आ सकती है, इसी तरह ये भी आपके पास नहीं होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इन सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने होंगे। तो हाँ, सबसे पहले आपको पता है जब आपके पास आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यहाँ जो आपको गिवन है वो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 7/12। नंबर ऑफ एलिमेंट ई हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दें। सैंपल स्पेस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 8400, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई फाइंड करना है, इसको यही रहने दें, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना बना, 7/12 इंटू, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप इसको कैंसिल करें, 12 7 आर 84, यहाँ से आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई करें 700 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया आपके पास। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। इससे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ एन इवेंट मस्ट अकर देन इट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, या आप इसको श्योर इवेंट कहते हैं। जब एक इवेंट मस्ट अकर हो तो हम उसे या श्योर इवेंट कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, सर्टन इवेंट कहते हैं। और हमने डिस्कस क्या किया था, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। जब कोई इवेंट सर्टन इवेंट होता है या श्योर इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। नेक्स्ट देखें, इफ इज सर्टन इवेंट, इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने इसको एग्जांपल के थ्रू करके भी देखा था कि जब आपके पास सर्टन इवेंट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल्स टू 1 हुआ करेगी हमेशा। उसके बाद देखें, इफ ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है इसका हमने डिस्कस किया था, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होती है, 0। अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि 0 कैसे होती है, ठीक है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। इसको हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिर ई में कितने होंगे, 5 का मतलब तो कोई आपके पास एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला वही हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में चाहे जितने मर्जी एलिमेंट हो, यहाँ आप देखें क्योंकि हमारे पास इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 0 ओवर आप जब आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होती है, 0। एक तो आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। एक और तरीका इसको प्रूफ करने का क्या होगा कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस होती है और जो फाई होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एस और फाइव हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि इन दोनों की जो यूनियन होती है वो पूरी सैंपल स्पेस के बराबर होती है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस का जब आप यूनियन लेंगे फाइव के साथ तो आपके पास सैंपल स्पेस ही आएगा। ये दोनों इवेंट्स है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, ठीक है। ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनकी यूनियन पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल होती है उनको हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी जो है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एस यूनियन फाइव इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब आप देखिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब आपके पास होते हैं तो जो उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है उनकी उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के सम के। तो यहाँ से आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब आप देखिए फाइव की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, इसको यहीं पे रखें और इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ जाएगा। ये आप आपस में कैंसिल होकर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से भी हमें मिल गया कि जो इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि 5 होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होती है, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा जब आपके पास श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0 होगी, और इसको हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय नेगेशन ई बार ई ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, जब आप इवेंट किसी इवेंट के अगर ना होने को
डिनोट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ई बार। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज जो हम कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।